हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे को उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बस एक वीक और उसके बाद आपका अग्नि परीक्षा स्टार्ट होने वाला है ना। बस एक सप्ताह और अच्छे से पढ़ लीजिए, जो भी आपने रिवाइज पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिए और संडे को एग्ज़ाम के लिए रेडी रहिए। एंड मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपका संडे का एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। फिलहाल आज आपने एग्ज़ाम दिया है फुल टेस्ट 7 और मेरा नाम है विकास कुमार। मैं एफिनिटी क्लासेस में केमिस्ट्री का फैकल्टी हूँ और आज आप लोग फुल टेस्ट 7 का केमिस्ट्री का पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 में बोल रहा है, देखिए आपके पास एक रिएक्शन है A + 2B गिव्स C + D और -dA/dt का वैल्यू आपको दे दिया है 5 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। देन -dB/dt का वैल्यू आपसे पूछा गया है। मतलब आपको अगर इस रिएक्शन के लिए अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखें, चलिए यहाँ पे लिख के हम आपको दिखा देते हैं। इस रिएक्शन के लिए अगर रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -dA/dt। ये A के टर्म में हुआ, B के टर्म में क्या हो जाएगा 1/2 -1/2 dB/dt हो जाएगा। वही C के टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा +dC/dt और अगर D में लिखेंगे तो +dB/dt। रेट ऑफ रिएक्शन इसी तरीके से लिखते हैं, आपको अच्छे से ये पता है। तो आपको क्वेश्चन में -dA/dt दे दिया है, आपको क्वेश्चन में -dA/dt दे दिया है। ये वाला वैल्यू आपके क्वेश्चन में गिवन है, दिख रहा है। ये वाला वैल्यू आपके क्वेश्चन में दे दिया गया है 5 × 10⁻⁴। तो आइए देखिए, आपके लिए ये है रिएक्शन -dA/dt का वैल्यू दे दिया है। ओके, और अगर आप जो मैंने उधर लिखा, देखिए R = -dA/dt = -½ dB/dt, वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है -½ dB/dt। मतलब कि इसका वैल्यू आपको दे दिया है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू दे दिया है, राइट। और रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग A के टर्म में ये लिखे, B के टर्म में ये लिखे, राइट। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ से आप देख रहे हैं ये इक्वल टू ये है, इसका वैल्यू अगर इतना है तो इस पूरे का भी वैल्यू इतना ही होगा। बोलिए, इसका भी वैल्यू इतना ही होगा क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम है। तो यही यहाँ पे बोला गया है। -½ dB/dt का ये वैल्यू कितना हो गया 5 × 10⁻⁴ और आपसे पूछा गया है किसका वैल्यू -dB/dt का वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देखिए -dB/dt = क्या हो जाएगा, -dB/dt = हो जाएगा 2 × 5 × 10⁻⁴, जिसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 1 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। आप अपना ऑप्शन मैच करवा लीजिए। तो आपका क्या आंसर आ रहा है 1 × 10⁻³ तो 1 × 10⁻³ ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं। बोल रहा है एक सॉल्यूशन है 2 लिक्विड का जो कि बॉयल हो रहा है एट अ टेम्परेचर मोर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईदर ऑफ देम। मतलब कि दो लिक्विड को मिक्स किया गया है, दोनों लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है, तो मान लीजिए कुछ है, जब दोनों लिक्विड को मिलाया गया है तो एक सॉल्यूशन बना। तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है वो दोनों लिक्विड जो अलग अलग जो दोनों लिक्विड था उसके बॉइलिंग पॉइंट से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। यही बोला गया है, सॉल्यूशन ऑफ 2 लिक्विड बॉइल्स एट टेम्परेचर मोर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईदर ऑफ देम। दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। तो बोल रहा है, तो बताइए ये जो सॉल्यूशन है वो निगेटिव डेविएशन दिखाएगा रॉल्स लॉ से कि पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा कि कोई भी डेविएशन नहीं दिखाएगा, या पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम दोनों ही दिखाएगा। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, देखिए हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का क्या रिश्ता है। तो बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बॉइलिंग पॉइंट का अगर डेफिनेशन अगर आप याद करें तो वो टेम्परेचर जिसपे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर बात बोला गया कि बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। अब जैसे ही दोनों लिक्विड को हमने मिलाया, दोनों लिक्विड को मिलाया तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया, अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया, वेपर प्रेशर कम हो गया, और वेपर प्रेशर कम हो गया मतलब आइडियली जितना वेपर प्रेशर होना चाहिए था उससे वेपर प्रेशर क्या हो गया है, कम। और अगर वेपर प्रेशर कम हो गया इसका मतलब है कि सॉल्यूशन क्या दिखाएगा, निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। क्लियर है बात? क्वेश्चन ने बोला कि बॉइल जैसे ही दो लिक्विड को हमने मिलाया तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया मतलब वेपर प्रेशर कम हो गया, वेपर प्रेशर कम हो गया मतलब वो राउल्ट्स लॉ से निगेटिव डेविएशन दिखाया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 53 में आते हैं। बोल रहा है 600 डिग्री सेल्सियस केपी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 1 atm। आपका रिएक्शन ये है, आपका रिएक्शन है एक्स गैस गिव्स वाई गैस प्लस जेड गैस। ये है आपका रिएक्शन, यहाँ पर जेड मिसिंग है, आपके क्वेश्चन में करेक्शन करवा दिया गया होगा। एट इक्विलिब्रियम 50% ऑफ एक्स इज डिसोसिएटेड। ओके, एक्स जितना था इक्विलिब्रियम पर जैसे ही हम लोग पहुंचे तो एक्स का आधा खत्म हो गया, 50% इज डिसोसिएटेड। टोटल प्रेशर आपको बोला है, टोटल प्रेशर ऑफ द इक्विलिब्रियम सिस्टम इज P atm, टोटल प्रेशर P है। व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स एट इक्विलिब्रियम, पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स पूछा गया है। देखिए यहाँ पर हम फिर से सॉल्यूशन कर देते हैं। ये है आपका रिएक्शन एक्स गिव्स वाई प्लस जेड, ये भी गैस है, ये भी गैस है। इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0 पर हम मान लेते हैं कि x का पार्शियल प्रेशर कितना है, P है, राइट। जब हमारा इक्विलिब्रियम पहुंचा तो यहाँ पर एट t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम, मतलब कि जब इक्विलिब्रियम हमारा पहुंच गया तो बोला है 50% डिसोसिएट हो गया है। क्वेश्चन में देखिए बोला है 50% डिसोसिएट हुआ। 50% मतलब अगर स्टार्टिंग में P था तो कितना खत्म हो गया, 1/p खत्म हो गया, बचा कितना 1/2p, 1/2p खत्म हुआ, 1/2p बाकी बच गया, मतलब कि यहाँ पर कितना बचा 0 पॉइंट, मतलब अगर आप इस तरीके से इसको लिखिए, ये p माइनस 0.5p खत्म हो गया, बचा कितना 0.5p। अब ये अगर 0.5p खर्च हुआ तो ये भी 0.5p बचेगा, बनेगा, ये 0.5p बनेगा, राइट। अब हमें पता है ये हो गया इक्विलिब्रियम पर x का, ये होगा पार्शियल प्रेशर, ये होगा y का पार्शियल प्रेशर, ये होगा z का पार्शियल प्रेशर। आपसे x का पार्शियल प्रेशर पूछा गया है, मतलब यहाँ पर x का पार्शियल प्रेशर है 0.5p। आपको p का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे क्वेश्चन में दे दिया है kp का वैल्यू कितना है 1 atm, kp का वैल्यू गिवन है। तो आप इस रिएक्शन के लिए kp का एक्सप्रेशन लिखिए, kp इज इक्वल टू क्या होगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ y इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ z डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ x। अब पार्शियल प्रेशर के बारे में आपको बहुत यहाँ पर, चलिए पार्शियल प्रेशर ही है सबका, तो 0.5p इंटू 0.5p डिवाइडेड बाय 0.5p, और kp का वैल्यू आपको 1 गिवन है। यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, आपका बना 0.5p इज इक्वल टू 1, तो p इज इक्वल टू हो गया 1 डिवाइडेड बाय 0.5, मतलब p का वैल्यू कितना हो गया 2, p का वैल्यू 2 हो गया। तो अब आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ x कितना था 0.5p, 0.5 और p का वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल लिया यहाँ पर 2, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ x कितना हो जाएगा 1। तो आप करेक्ट आंसर यहाँ से चूज कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। पूरा अच्छे से यहाँ पर हम लिखकर आपको इसको एक्सप्लेन किए, अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर फॉर अल्कली मेटल फ्लोराइड इन वाटर। आपको सबका सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछा गया है, देख लीजिए। तो देखिए आपको पता है कि लैटिस एनर्जी और सॉल्युबिलिटी एक दूसरे का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर लिख भी दिया गया है, हायर इज द लैटिस एंथैल्पी लोअर विल बी द सॉल्युबिलिटी। जितना ज्यादा लैटिस एंथैल्पी होगा सॉल्युबिलिटी उतना ही कम होगा। और सॉलिड एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल, यहाँ पर देखिए अगर आप देख रहे हैं तो F तो सब में ही सेम है, डिफरेंट क्या है खाली LiNa K और Rb है ना, ये अल्कली मेटल है ग्रुप 1 का LiNa K Rb। तो आपको पता है कि अगर लैटिस एंथैल्पी का बात करें तो अल्कली मेटल का लैटिस एंथैल्पी क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है लिथियम का, उसके बाद सोडियम, पोटेशियम और ये लास्ट में आरबी रुबिडियम।
तो ये इसका ऑर्डर होता है। तो अगर ये लैटिस एंथैल्पी का ये ऑर्डर है तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा। मतलब जिसका लैटिस एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है उसका सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, सबसे कम। तो अगर आप इसका ऑर्डर लिखेंगे तो यहाँ पर वैसे लिखा हुआ है, सबसे कम LiF हो जाएगा, फिर NaF हो जाएगा, उसके बाद KF हो जाएगा और सबसे RBF, यहाँ पर RB होगा, RBF। ठीक है, तो आप यही ध्यान रखिए कि जिसका लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उसका क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, 10 ग्राम हाइड्रोजन 64 ग्राम ऑक्सीजन वेयर फिल्ड इन स्टील वेसल एंड एक्सप्लोडेड, अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन विल बी। तो आपका है लिया गया है क्वेश्चन में 10 ग्राम हाइड्रोजन 64 ग्राम ऑक्सीजन है ना, और कितना वाटर बन रहा है, और अब अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर पूछ रहा है और अमाउंट मोल के टर्म में दिया है, मतलब आपको सिंपली मोल कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर बनेगा, आसान सा क्वेश्चन है। तो ये देखिए आपके पास ये रिएक्शन है 2H2 प्लस O2 से बना 2H2, दोनों का मास दे के रखा है, मास है इसका 10 ग्राम, इसका मास है 64 ग्राम, राइट। अब यहाँ पर दोनों रिएक्टेंट का हमें मास दे के रखा है, अमाउंट दे के रखा है, तो पहले हमें ये पता लगाना होगा कि इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। और लिमिटिंग रिएजेंट पता लगाने का तरीका क्या है कि आप पहले दोनों का नंबर ऑफ मोल निकालिए। तो नंबर ऑफ मोल देख रहे हैं, हाइड्रोजन का 10/2 5 हो गया, इसका 64/32 होगा, ये 32, ये हो गया 2। एक बार नंबर ऑफ मोल निकाल लिए, उसके बाद नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का काम कर लीजिए। तो मोल इसका कितना आया 5, इसका मोल कितना आ गया 2। अब नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट जब करिएगा तो ये हो गया 5 और H2 का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, तो ये हो गया 2.5। ये नंबर ऑफ मोल है इसका 2, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1, तो ये हो गया 2। तो नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का वैल्यू जिसका कम होता है वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। तो ये है आपका लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, O2 आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। उसके बाद जो भी कैलकुलेशन हम लोग करते हैं वो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O कितना बनेगा, तो ये है लिमिटिंग रिएजेंट, ये H2O का है, तो जिसका निकाल रहे हैं उसका कोएफिशिएंट ऊपर, इसका हो जाएगा नीचे, इनटू नंबर ऑफ मोल ऑफ किसका O2 का। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 हो जाएगा, तो 2 इंटू नंबर ऑफ मोल O2 का कितना निकाला हमने 2, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 4 मोल। वैसे भी आप रिलेशन देख सकते हैं कि इसका अगर 1 मोल है तो इसका 2 मोल बनेगा। तो अगर इसका कितना मोल खर्च हुआ है 2 मोल, यहाँ पर देखिए इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है, तो इसका कितना मोल बन रहा है 2 मोल, राइट। अकॉर्डिंग टू आवर रिएक्शन O2 का 1 मोल जब खर्च होगा तो H2O कितना मोल बनेगा 2 मोल। तो यहाँ पर हमें 64 ग्राम दिया था, अब 64 ग्राम में कितना मोल, 64 ग्राम O2 मतलब कितना मोल 2 मोल ऑफ O2। तो अगर इसका 2 मोल खर्च होगा तो इसका कितना मोल बनेगा 4 ही तो बनेगा, राइट। तो ये तो आसान है, बस आपको यहाँ पर पता लगाना है कि आप जो कैलकुलेशन करेंगे मतलब H2O का जो अमाउंट निकालेंगे वो किसके बेसिस पे निकालेंगे, और वो हम निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका है नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का वैल्यू, जिसका कम होगा वही आपका कहलाता है लिमिटिंग रिएजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें कि आपका बोल रहा है कि कोबाल्ट है आपका सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम है आपका कोबाल्ट। चलिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंटेनिंग 5 अमोनिया, अमोनिया है 5 और इसमें अमोनिया कितना है 5, इस तरीके से लिखेंगे। चलिए ठीक है। 1 नाइट्रो, यहाँ पर देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, अमोनिया है 5, 1 नाइट्रो है तो एक हो गया आपका NO2, 1 नाइट्रो ग्रुप एंड 2 क्लोराइड एटम फॉर 1 कोबाल्ट एटम। अब 2 क्लोराइड है, देखते चलिए, राइट। जो बोला है कि सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, CO है, CO है सेंट्रल मेटल एटम, राइट। और यहाँ पर आपका है 5 अमोनिया, तो NH3 5 हो गया, 1 नाइट्रो ग्रुप NO2 हो गया, और बोल रहा है 2 क्लोरीन एटम, तो 2 क्लोरीन एटम भी लिख दिया हमने फॉर 1 कोबाल्ट एटम। अब क्या बोल रहा है, 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड प्रोड्यूसेस 3 मोल आयन, मतलब कि ये जो
कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसका अगर 1 मोल लेते हैं, इस कंपाउंड का 1 मोल लेते हैं और इसको अगर हम किसी सॉल्वेंट में डालते हैं तो हमें टोटल कितना आयंस मिल रहा है? 3 आयंस आपको मिल रहा है इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब इस कंपाउंड को आप वाटर में डालिए तो आपको टोटल 3 आयन मिलना चाहिए, ऐसा इसका कहना है। तो 3 आयंस मिलना चाहिए। चलिए ये बात तो हो गया, हमें टोटल कितना आयंस चाहिए? 3 आयंस चाहिए, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑन रिएक्टिंग विथ सॉल्यूशन विथ एक्सेस ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन, जब AgNO3 के साथ इसका रिएक्शन करा गया तो आपको क्या मिला? 2 मोल ऑफ AgCl। ये देखिए, ध्यान रखने वाली बात है। पहली बात, जब इसको पानी में हमने डाला, वाटर में डाला, तो कितने आयंस मिल रहे हैं? 3 आयंस। और जब इसको AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें कितना मोल AgCl मिल रहा है? 2 मोल ऑफ AgCl मिल रहा है। मतलब AgNO3 जब इस कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आपको कितना? 2 मोल ऑफ AgCl मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये पूरा होगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और ये कहाँ होगा? बाहर होगा। ये बाहर होगा क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट वाल के अंदर जो होता है वो तो आयोनाइज नहीं होता है। आयोनाइज कौन होता है? जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है। अब ये आयोनाइज हो जाएगा, अब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो आपको क्या मिल जाएगा? 2 मोल ऑफ AgCl। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस समझने वाला आपका बात है। तो आपका कंपाउंड क्या हो जाएगा? CONH3 आप मिला लीजिए। CONH3, यहाँ पर देखिए एक Cl बाहर है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए CONH3 और 2 Cl2 यहाँ पर बाहर है। तो ये जैसे ही AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, देखिए यहाँ पे रिएक्शन भी लिख के बताया गया है। इस कंपाउंड को अगर आप रिएक्ट करवाएंगे AgNO3 के साथ, इसको AgNO3 के साथ अगर आपने रिएक्ट करवा दिया तो आपको यहाँ पर ये जो 2 Cl2 बाहर है वो AgNO3 के साथ रिएक्ट करके, अच्छा पहले तो इसमें ये दिखाया गया है कि 3 आयन है। चलिए ठीक है, तो यहाँ से मिटाते हैं। ये हमारा कंपाउंड है, इसको हमने वाटर में डाला तो हमारा मिला कितना? ये हो गया 1 आयन और ये हो गया 2 आयन, राइट। अब इसको AgNO3 के साथ आप रिएक्ट करवाइएगा तो आपको मिलेगा 2 मोल ऑफ AgCl। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फॉर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज। सेकेंड पीरियड के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर पूछा गया है। सेकेंड पीरियड में आपका कौन कौन आता है? Li, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ पे होगा फ्लोरीन और यहाँ पे होगा आपका नियॉन। अब कॉन्फ़िगरेशन आपको इसी में आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताना है। तो चलिए ऑर्डर बताते हैं। इसको फिलहाल हम थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर देते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, तो भी हटा देते हैं। देखिए आपका कौन कौन सा है? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। सबका पहले आप कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। 2s1, 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p5। इसका हो जाएगा 2p5, ये हो जाएगा 2p5, ये हो जाएगा आपका 2p6, राइट। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से आपको एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है। उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको जितना एनर्जी देना पड़ रहा है, मतलब जितना एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, राइट। तो इलेक्ट्रॉन को निकालना जितना आसान होगा, इलेक्ट्रॉन अगर इजीली रिमूव हो गया तो आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होगा? कम। और अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए डिफिकल्ट है, मतलब आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। तो अगर डिफिकल्ट है तो आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? ज़्यादा। तो हमें बस यही देखना है कि कहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए इजी है और कहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए डिफिकल्ट है। तो देखिए, तो ये डिपेंड करेगा कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। अगर कोई भी एलिमेंट है जिसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो वहाँ से आप इलेक्ट्रॉन को निकालिएगा तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा।
क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टेबल है, और अपना स्टेबिलिटी कोई भी लूज करना नहीं चाहता है। अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो उसका स्टेबिलिटी नहीं रहेगा, इसीलिए वो अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कभी नहीं छोड़ना चाहेगा, तो वहाँ से निकालना हमारे लिए ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन होता है, तो हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो आइए चेक करते हैं। देखिए ये यहाँ पर है 2s1, ये है 2s2, ये है फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ये आपका क्या हो गया, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ये 2p1 2p2, ये फिर अगेन आपका क्या हो गया, हाफ फील्ड, और ये आपका हो गया फुल्ली फील्ड। तो यहाँ पर ये है फुल्ली फील्ड, ये है हाफ फील्ड, और ये है फुल्ली फील्ड। आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में हम लोग जानते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में हम जानते हैं कि पीरियड में अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू आपका बढ़ता है, राइट। इधर से इधर पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू बढ़ता है। तो इधर से इधर हम जा रहे हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू हमारा बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो बढ़ना चाहिए तो इससे इसका ज़्यादा होगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर एरो दिखाने में गलती हुआ है, तो एरो हम फिर से आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर इसमें मिस्टेक है थोड़ा। तो ये हो गया आपका, इधर से इधर जा रहे हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू बढ़ रहा है, तो लिथियम का सबसे कम। उसके बाद इसका होना चाहिए, इसका होना चाहिए, इसका होना चाहिए ज़्यादा, और इसका होना चाहिए कम, राइट। क्योंकि इधर से इधर जा रहे हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ना चाहिए, मतलब इसका कम होना चाहिए, इसका ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इसका क्या है कॉन्फ़िगरेशन, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो ये अपना जगह इसके साथ क्या करेगा, एक्सचेंज कर लेगा, मतलब इसका ज़्यादा हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, कम। तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या लिया, लिथियम। कायदे से होना चाहिए बेरिलियम, उसके बाद होना चाहिए बोरॉन, लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली फिल्ड है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसीलिए इसका आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये अपना जगह इसके साथ एक्सचेंज कर लेता है। तो पहले फिर कौन आया, बोरॉन, फिर कौन आया, बेरिलियम, फिर इसका नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए अगेन, अब यहाँ पर बात करें तो कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन होना चाहिए, नाइट्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन होना चाहिए। कायदे से रूल रेगुलेशन फॉलो करें तो नाइट्रोजन से ज़्यादा किसका होना चाहिए, ऑक्सीजन का। लेकिन अगेन इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टेबल, तो ये इसके साथ अपना जगह को क्या करेगा, एक्सचेंज कर लेगा। नाइट्रोजन से ज़्यादा किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से जगह एक्सचेंज हो गया, तो ऑक्सीजन देखिए पहले आ गया, उसके बाद कौन गया, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। इसका तो फुल्ली फिल्ड है तो सबसे ज़्यादा होगा ही होगा। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। आपको यहाँ पर ध्यान यहाँ और यहाँ रखना है कि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, कंप्लीटली फिल्ड, तो ये इसके साथ अपना जगह एक्सचेंज करेगा। अगेन ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो ये इसके साथ अपना जगह को एक्सचेंज करेगा। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 में आते हैं। एज्यूम ईच रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एन ओपन कंटेनर फॉर विच रिएक्शन विल डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई। डेल्टा ई यहाँ पर आपको इंटरनल एनर्जी के बारे में बात कर रहा है। इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन इंथैल्पी कौन से रिएक्शन के लिए सेम होगा, ऐसा पूछा गया है आपके क्वेश्चन में। तो देखिए आपको पता है ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इसको आप डेल्टा यू भी बोल सकते हैं, क्वेश्चन में डेल्टा ई दिया हुआ है, डेल्टा यू यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मूला में। अब डेल्टा एच और डेल्टा यू इक्वल कब होगा, जब इस पूरे इसका वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। इस टर्म का वैल्यू जीरो हो गया, मतलब डेल्टा एच और डेल्टा यू क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो आपको ये देखना है कि कौन से रिएक्शन में, अब आर का वैल्यू तो ये तो कांस्टेंट है, राइट। टेम्परेचर कांस्टेंट है सारे रिएक्शन के लिए, तो ये दोनों तो जीरो नहीं होगा। तो जीरो क्या होना है आपको, डेल्टा एन, है ना, क्योंकि टेम्परेचर दिया नहीं है तो टेम्परेचर तो हम जीरो केल्विन मानेंगे नहीं। तो हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है कि डेल्टा एन का वैल्यू कौन से रिएक्शन के लिए जीरो होता है। डेल्टा एन जी का वैल्यू जिस भी रिएक्शन के लिए जीरो होगा उसके लिए डेल्टा एच और डेल्टा यू क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और डेल्टा एन जी के बारे में आप जानते हैं, डेल्टा एन जी क्या है, सम ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। बस आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर किस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी का वैल्यू जीरो है वो ढूंढना है। और डेल्टा एन जी है सम ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पर लिख देते हैं हम शॉर्ट में, डेल्टा एन जी है सम ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। देखिए यहाँ पर चेक करते हैं, इसके लिए डेल्टा एन जी का वैल्यू अगर आप पूछें, अगर आपको पता लगाना हो तो प्रोडक्ट में कितना मोल है 2, रिएक्टेंट में कितना है 2 + 1 3,
तो 2 माइनस 3 कितना हो गया -1। तो इसके लिए डेल्टा एच और डेल्टा ई इक्वल नहीं होगा, हमें डेल्टा एन जी का वैल्यू 0 करना है। दूसरा, इसके लिए डेल्टा एन जी का वैल्यू अगर आप देखें तो इधर हो गया 2, इधर हो गया 1 + 1 2, तो क्या हो गया इसके लिए 0। जैसे ही डेल्टा एन जी का वैल्यू 0 हो गया तो डेल्टा ई और डेल्टा एच और डेल्टा ई क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इस रिएक्शन के लिए भी आप एक बार चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर 2 + 1 प्रोडक्ट में 3 है, इधर है 2 और ये सॉलिड है, ये नहीं, यहाँ कार्बन में आप देख रहे हैं ये सॉलिड है और हमें लेना किसका है, गैस का। तो इसका मोल आप ऐड नहीं करेंगे, तो 2 - 1 = कितना हो गया 1। इसके लिए डेल्टा एन जी का वैल्यू देखिए कितना हो रहा है 1 + 1 2 - 1 = 1। तो डेल्टा एन जी का वैल्यू सिर्फ इसी रिएक्शन के लिए 0 हो रहा है। तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच और डेल्टा ई इक्वल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। A compound found by, next question number 59, a compound found by magnesium, aluminium, oxygen is found to have cubic closed array of oxide ion in which Mg+2 ऑक्यूपाई कर रहा है 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड और Al+3 ऑक्यूपाई कर रहा है आपका 1/2 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड पूछ रहा है और बोल रहा है आपका कंपाउंड फाउंड बाय MgAl ऑक्सीजन इज फाउंड टू हैव क्यूबिक अरे ऑफ ऑक्साइड, और ऑक्साइड आपका किसमें है, क्यूबिक क्लोज एरे में है आपका ऑक्साइड आयन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देख लीजिए ऑक्साइड आपका कहाँ है, CCP अरेंजमेंट में है। तो CCP अरेंजमेंट में नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन कितना हो जाएगा 4, आपको अच्छे से पता है। CCP में अफेक्टिवली कितना एटम होते हैं, तो 4 होते हैं, 1/8 × 8 प्लस 1/2 × 6, तो ये आपका आ गया 4। तो ऑक्साइड आयन कितना है 4। ठीक है, अब ऑक्टाहेड अगर नंबर ऑफ एटम किसी अरेंजमेंट में 4 है तो उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितना होता है, उतना ही होता है जितना नंबर ऑफ एटम है, और टेट्राहेड्रल वॉइड उसका क्या होता है, डबल। ये सब आपके कॉपी में आपको अच्छे से पढ़ाया गया है, आप ध्यान दीजिएगा। तो नंबर ऑफ एटम यहाँ पर 4 है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड इसमें कितना होगा 4, और टेट्राहेड्रल वॉइड क्या हो जाएगा उसका डबल, 4 × 2 = कितना 8। तो इस अरेंजमेंट में ऑक्साइड कितना है 4 है, राइट। अब Mg+2 बोल रहा है कि 1/8, यहाँ पर देखिए Mg+2 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है, और टेट्राहेड्रल वॉइड हमारे पास कितना है 8 है, तो 8 का 1/8 कितना हो गया 1। और बोल रहा है Al+3 1/2 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारे पास कितना है 4, तो 1/2 ऑफ 4 कितना हो जाएगा 2। तो ऑक्साइड हो गया 4, Mg+2 हो गया 1, Al+3 हो गया 2। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Mg का 1 एटम, Al का 2 एटम और ऑक्सीजन का कितना 4 एटम, यही हो गया आपका फॉर्मूला। तो आप मिला लीजिए MgAl2O4, MgAl2O4 ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फॉर अ सर्टेन रेडॉक्स रिएक्शन E0 इज पॉजिटिव, दिस मीन्स E0 मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू 0 कब होगा। अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू 0 है, E0 का वैल्यू 0 है, इसका ये मतलब है कि हमारा बैटरी काम कर रहा है, मतलब हमारा जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, राइट। E0 का वैल्यू अगर आपका नेगेटिव हो रहा है या 0 हो रहा है, मतलब वो सेल आपका डिस्चार्ज है, मतलब वो सेल आपका काम नहीं करेगा, सिंपल सा ये मतलब है। तो E0 का वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है, मतलब सेल काम कर रहा है, मतलब ये क्या होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए आपको पता है, देखिए सिंस EMF ऑफ द सेल इज पॉजिटिव फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन, तो मतलब ये रिएक्शन क्या है आपका, स्पॉन्टेनियस है। E0 का वैल्यू पॉजिटिव, मतलब रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए फ्री एनर्जी चेंज का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव। तो अगर E0 का वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब रिएक्शन इसमें जो रिएक्शन हो रहा है वो क्या है, स्पॉन्टेनियस। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा G का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, राइट। अच्छा, तो हमें यहाँ पर देखना है, तो ये पॉजिटिव, ये तो नहीं होगा, ये पॉजिटिव नहीं होगा, यहाँ डेल्टा H नेगेटिव है, डेल्टा G यहाँ पे भी दोनों जगह नेगेटिव है, तो इसी दोनों में से कुछ हो सकता है। आगे बात करें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K के बारे में बोल रहे हैं, तो आपने ये पढ़ा है, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, डेल्टा G0 = -2.303 RT log K, राइट।
पढ़ा है। अब डेल्टा जी नॉट का वैल्यू, क्योंकि हमें पता चल गया है कि इस सेल में जो रिएक्शन हो रहा है वो स्पॉन्टेनियस है, मतलब डेल्टा जी नॉट का वैल्यू तो भैया निगेटिव होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है किसी को। अब डेल्टा जी नॉट का वैल्यू अगर निगेटिव है तो ये तो पूरा निगेटिव है ना, इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें तो आप कोई चेंज नहीं कर सकते, आर का वैल्यू फिक्स, टेम्परेचर का वैल्यू फिक्स, तो इसको तो आप पॉजिटिव नहीं बना सकते, ये तो फिक्स निगेटिव होगा इतना दूर। अगर आपको इस पूरे टर्म का वैल्यू निगेटिव करना है, मतलब इतना दूर इसको क्या रखना पड़ेगा, पॉजिटिव रखना पड़ेगा। बोलिए हाँ या ना। देखिए इस पूरे टर्म का वैल्यू निगेटिव आना है, निगेटिव तभी आएगा जब ये पॉजिटिव हो, क्योंकि अगर ये निगेटिव हो गया तो नेगेटिव नेगेटिव पूरा टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, जो अपने को नहीं चाहिए, अपने को नेगेटिव चाहिए। तो यहाँ पर एक माइनस साइन पहले से है तो हमें यहाँ से एक प्लस साइन चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। अब log k का वैल्यू पॉजिटिव रखना है, log k का वैल्यू पॉजिटिव तभी होगा जब हमें पता है कि log कोई एक टर्म है उसका वैल्यू पॉजिटिव तभी होता है जब वो टर्म का वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 1। समझ में आ रही है बात। तो log ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 का वैल्यू ही आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर log और यहां पर कोई लेस देन 1 का वैल्यू आ गया, समझ में आ रही बात, लेस देन 1 का वैल्यू आ गया तो इस पूरे टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, जो कि नहीं चाहिए। अपने को इसका वैल्यू पॉजिटिव चाहिए और ये तभी होगा जब k का वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। समझ में आ रही बात। k का वैल्यू अगर लेस देन 1 हो जाएगा तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि log लेस देन 1 का वैल्यू नेगेटिव होता है और log ग्रेटर देन 1 का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बेस्ड ऑन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बात किया गया है, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक और साइक्लिक प्रोसेस, मतलब जितना भी प्रोसेस है टोटल सबके बारे में बात कर ही दिया। तो आइए देखते हैं। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, आपको अच्छे से पता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से ये फॉर्मूला निकला है। पहले ऑप्शन में बात किया है आइसोथर्मल के लिए। अब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा यू का वैल्यू होता है 0, ये हमें पता है। डेल्टा यू का वैल्यू क्या होता है, 0 आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो आपके कॉपी में लिखा हुआ होगा। अब डेल्टा यू का वैल्यू अगर 0 हो गया, यहाँ से अगर हम बात करें डेल्टा यू का वैल्यू अगर 0 हो गया तो 0 इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू प्लस डब्ल्यू, है ना। तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस डब्ल्यू। तो Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू होना चाहिए आइसोथर्मल के लिए, लेकिन यहाँ पर Q इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू दिया है, मतलब ये ऑप्शन गलत है। अब बात करें आइसोकोरिक। आइसोकोरिक के लिए हमें पता है डेल्टा V का वैल्यू 0 होता है, और डेल्टा V का वैल्यू 0 होगा तो W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा V, तो W का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अब W का वैल्यू अगर भैया 0 हो गया तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा Q। तो देखिए क्या यही है, डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q, नहीं, माइनस है, ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं होगा। एडियाबेटिक के लिए देखें तो एडियाबेटिक मतलब कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, मतलब Q का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब Q का वैल्यू 0 होगा तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W। तो डेल्टा U इज इक्वल टू W यहाँ पे दिया है क्या, नहीं, माइनस W दिया है, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो अगर ये 0 हो गया तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस डब्ल्यू। तो Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू देखिए है क्या, बिल्कुल है, मतलब ये ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट। तो आपको पूरा अच्छे से दिमाग में ये फॉर्मूला रखना है, कौन से प्रोसेस के लिए क्या 0 होता है वो आपको ध्यान रखना है, तभी ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बोल रहा है इक्वल वेट ऑफ CH4 एंड H2 आर मिक्स्ड इन एन एम्प्टी कंटेनर एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय H2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय H2 का मतलब तो सबसे पहले आपको समझना होगा। तो फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय H2 का मतलब है कि टोटल प्रेशर में H2 का प्रेशर कितना है। तो इसको आप बोल सकते हैं टोटल प्रेशर अगर PT है और प्रेशर ऑफ H2 हमने PH2 ले लिया है, तो फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय H2 का यही मतलब है कि PH2 डिवाइडेड बाय PT क्या होगा। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, राइट।
तो अगर यहाँ से हम बोलें कि पार्शियल प्रेशर इज डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन होगा। होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय H2 का मतलब है कि PH2 डिवाइडेड बाई PT का वैल्यू बताओ, और PH2 डिवाइडेड बाई PT का मतलब क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 बताओ। मतलब कि बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बन गया ये। फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय H2 का सिंपल सा मतलब है कि आपसे मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 पूछा गया है, ठीक है। और आपके क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पर आपके पास CH4 है और H2 है, दोनों का इक्वल वेट लिया गया है। इक्वल वेट में आप दोनों का वेट कुछ भी ले सकते हैं, 10, 20, 50, जो भी मन करे, X, Y, Z, 100, 200, जो भी मन करे दोनों का वेट लिया जा सकता है। लेकिन हम क्वेश्चन को थोड़ा आसान बनाने के लिए उसका मास ले रहे हैं, मतलब हम उतना वेट ले रहे हैं, मतलब दोनों का अगर मोलर मास आप निकालें तो CH4 का मोलर मास कितना होगा, 16, और H2 का कितना हो जाएगा, 2। तो जिसका मोलर मास ज़्यादा है उसी उतना ही मास लीजिए दोनों का। अब दोनों का इक्वल मास लेना है, इसका मास हमने भी 60 ले लिया, इसका भी कितना ले लिया, 16। दोनों का मास कितना ले लिया है, 16 ले लिया है। क्यों? क्योंकि दोनों का मोलर मास हमने निकाला, तो जिसका मोलर मास ज़्यादा है और जो है वही वाला वैल्यू लीजिए, आपका कैलकुलेशन आसान होगा। नहीं तो आपका मन करे तो कुछ भी ले सकते हैं, बट इक्वल लीजिएगा। तो दोनों का नंबर ऑफ मोल निकाला गया। नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4 कितना हो जाएगा, तो ये मास था 16 डिवाइड बाई 16 1। नंबर ऑफ मोल ऑफ H2, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 कितना हो गया, 16/2 कितना हो गया, 8। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 हो गया 8। तो यहाँ पर ये नहीं होगा, आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 जो कि है 8 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, 8 + 1 इज इक्वल टू 9। तो 8/9 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ देते हैं। आइडेंटिफाई द पोल्यूटेंट गैसेस लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसकलर्ड एंड लस्टरलेस नेचर ऑफ द मार्बल ऑफ द ताजमहल। ताजमहल में कौन, ताजमहल में जो मार्बल लगा हुआ है उस मार्बल को डिसकलर और लस्टरलेस करने के लिए कौन सा गैस ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बुक में, एनसीईआरटी बुक पढ़िए, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हर एक लाइन अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि वहाँ से किसी भी एक लाइन से क्वेश्चन पूछ देगा और 4 नंबर आपका वहाँ से आ जाएगा। देखिए, तो याद रखिए, SO2 और NO2 गैस आर द पोल्यूटेंट गैसेस लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसकलर्ड एंड लस्टरलेस नेचर ऑफ द मार्बल ऑफ द ताजमहल। यूजुअली ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर कॉजेज एसिड रेन। सल्फर और नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड होता है वो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, विच रिएक्ट्स विथ मार्बल एंड कॉजेज डिसकलरेशन। तो ध्यान रखिए, याद रखने वाला ये क्वेश्चन है। तो आपका यहाँ पर SO2 और NO2 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द विजिबल रीजन। आपको 3 कॉम्प्लेक्स दिया है। यहाँ पर ये है आपका पहला कॉम्प्लेक्स, ये है आपका दूसरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये है आपका तीसरा कॉम्प्लेक्स आयन। कंपाउंड नहीं है, आयन है, क्योंकि कैटायन और एनायन है, +3 -3 +3। तो बोल रहा है कि बताइए करेक्ट ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द विजिबल रीजन। मतलब किसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा, किसका वेवलेंथ कम होगा। सिंपल सा यही बात पूछा गया है। तो हमें पता है वेवलेंथ के लिए हमें एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ, है ना। एनर्जी और लैम्डा एक दूसरे का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर आपको लैम्डा देखना है कि, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ किसका ज़्यादा होगा उसके लिए आपको एनर्जी देखना पड़ेगा। एनर्जी जिसका ज़्यादा होगा वेवलेंथ उसका कम होगा, एनर्जी जिसका कम होगा वेवलेंथ उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आप यही लिख दीजिए कि एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एनर्जी जिसका ज़्यादा होगा वेवलेंथ उसका क्या होगा, कम। ये रिलेशन आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। अच्छा, अब कैसे पता चलेगा कि किसमें एनर्जी ज़्यादा होगा किसमें एनर्जी कम होगा। तो वो डिपेंड करता है कि ये सब का सब आप देख रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, सबका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, है ना।
तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो लीगेंड है CnNH3 और H2O, ये जो लीगेंड है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है या वीक फील्ड लीगेंड है, राइट। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होगा तो याद करिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होगा तो जो d ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होता है Eg और T2G में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड के केस में वो स्प्लिटिंग क्या हो जाएगा, ज्यादा। मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज्यादा। स्प्लिटिंग जितना ज्यादा उतना ही डेल्टा O का वैल्यू ज्यादा, है ना। इस तरीके से हम लिखते हैं, इस तरीके से हमारा होता है, इधर होता है T2G, इधर होता है हमारा Eg, और इन दोनों के डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, डेल्टा O। डेल्टा O का नाम क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब ये वाला गैप जितना ज्यादा होता जाएगा डेल्टा O का वैल्यू उतना ही ज्यादा होता जाएगा। डेल्टा O जितना ज्यादा होगा मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जितना ज्यादा होगा, लैम्डा का वैल्यू उतना ही क्या होगा, कम होगा। समझ में आ रही है बात। तो बस अपने को यही देखना है कि यहाँ पर ये जो लीगेंड है कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो लीगेंड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा और उसका लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, सबसे कम होगा। तो बस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप ध्यान रखिए। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पूरा ऑर्डर दिया गया है कि कौन सा लिगेंड किससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किससे कौन ज़्यादा वीक है। यही पर यहाँ पर लिखा गया है, सेंट्रल मेटल आयन इन ऑल द थ्री कॉम्प्लेक्सेस आर सेम, देयरफॉर एब्जॉर्प्शन इन द विजुअल रीजन डिपेंड्स ऑन द लिगेंड। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लिगेंड के ऊपर डिपेंड करेगा। द ऑर्डर इन द CFSE वैल्यू of the ligand increases in the spectrochemical series as follows। तो spectrochemical series में ये है आपका ligand का ऑर्डर, है ना। इन तीनों में जो तीन ligand यहाँ पर है H2, NH3 और Cn-, इसमें से सबसे वीक ligand कौन है, H2O, उसके बाद NH3 और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन हो गया इन तीनों के कंपैरिजन में Cn-। तो यहाँ पर स्प्लिटिंग सबसे ज़्यादा होगा, मतलब डेल्टा O का वैल्यू यहाँ क्या होगा, सबसे ज़्यादा। सबसे कम यहाँ पे स्प्लिटिंग होगा मतलब डेल्टा O का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, सबसे कम। तो यही पे बोला गया है, देखो डेल्टा O का वैल्यू H2O के लिए सबसे कम, फिर NH3, फिर Cn-। तो ये तो एनर्जी का हो गया ऑर्डर। ये ऑर्डर किसका है, एनर्जी का। ये एनर्जी का ऑर्डर है तो वेवलेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, उसका उल्टा, मतलब H2O वाले का सबसे ज़्यादा, फिर NH3, फिर Cn-। बस यही है क्वेश्चन। आपको देखना है कि लिगेंड क्या है, लिगेंड जो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा डेल्टा O का वैल्यू उतना ज़्यादा होगा और लैम्डा उसका वेवलेंथ उसका उतना ही कम होगा। Next question, the ratio of highest possible wavelength to, यहाँ पे to the lowest wavelength of Lyman series is। Lyman series में highest possible wavelength और lowest possible wavelength का आपसे रेशियो पूछा गया है। हाईएस्ट पॉसिबल वेवलेंथ का वेवलेंथ निकालिए, क्या होगा वेवलेंथ, लोएस्ट पॉसिबल वेवलेंथ का वेवलेंथ निकालिए और दोनों का रेशियो बताइए। बस सिंपल सा बात है। तो यह लाइमन सीरीज का जहां पे भी बात आया तो आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़ा है कि लाइमन सीरीज में N1 का वैल्यू कितना होता है, 1, N2 का वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, लेकिन N1 का वैल्यू क्या है, फिक्स है। तो लाइमन सीरीज में N1 का वैल्यू तो फिक्स है। देखिए N1 का वैल्यू यहाँ पे भी 1 लिया गया, यहाँ पे भी N1 का वैल्यू 1 लिया गया, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा, हाईएस्ट वेवलेंथ किसका किसका रेशियो पूछा है आपसे, आपसे पूछा है हाईएस्ट पॉसिबल वेवलेंथ एंड लोएस्ट पॉसिबल वेवलेंथ। तो हाईएस्ट वेवलेंथ का अगर हम बात करें, वेवलेंथ, और अभी भी तुरंत हमारा बात हुआ लास्ट क्वेश्चन में कि एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर वेवलेंथ आपको हाईएस्ट देखना है मतलब एनर्जी क्या देखना होगा, लोएस्ट, है ना। हमें यह पता लगाना है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन N1 पे मतलब ऑर्बिट नंबर 1 पे लौट के आ रहा है तो वो कहां से लौट के आए ताकि हाईएस्ट वेवलेंथ मिले। हाईएस्ट वेवलेंथ मिले मतलब लोएस्ट एनर्जी मिले। तो N1 ऑर्बिट नंबर 1 पे इलेक्ट्रॉन कहां से लौट कर आए ताकि कम से कम एनर्जी रिलीज करे, तो कहाँ, 2 से आएगा, क्योंकि जितना दूर होता जाएगा एनर्जी उतना ही ज़्यादा वो रिलीज करेगा, है ना। तो बस आपको यही देखना है, हाईएस्ट वेवलेंथ मतलब लोएस्ट एनर्जी। N1 का वैल्यू तो फिक्स है। अब हाईएस्ट वेवलेंथ में N2 का वैल्यू कितना लेंगे, हम 2 लेंगे, क्योंकि हाईएस्ट वेवलेंथ मतलब लोएस्ट एनर्जी। आप ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लोएस्ट एनर्जी मतलब N1 से पे लौट के आना है तो N2 से लेके आइए। N1 N2 का वैल्यू फिक्स हो गया।
ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा है। हाईएस्ट वेवलेंथ के लिए वेवलेंथ का वैल्यू λ1 लिया है, RZ² 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। यहाँ से λ1 का वैल्यू ये आ गया, ये आ गया आपका λ1 का वैल्यू। अब लोएस्ट वेवलेंथ का बात करें तो लोएस्ट वेवलेंथ मतलब एनर्जी क्या होगा, हाईएस्ट होगा, है ना। तो हाईएस्ट एनर्जी कहाँ से मिलेगा, जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से लौट कर आए, 2 से लौट कर आएगा तो सबसे कम एनर्जी रिलीज करेगा, मतलब बहुत दूर से आए, बहुत दूर मतलब इनफाइनाइट। तो n2 का वैल्यू यहाँ पर इनफाइनाइट हो गया। फिर से λ2 का वैल्यू पुट करिए और λ2 का वैल्यू आपको यहाँ पर आ जाएगा RZ² λ1 डिवाइड बाई λ2 का वैल्यू यहाँ पर जब पुट करेंगे तो ये रेशियो पूछ रहा है, तो आपका आ जाएगा ये कितना 4/3, यही होगा आपका आंसर। आपको बस λ1 λ2 का वैल्यू निकाल कर उसका रेशियो दिखा देना है। तो 4/3 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डिफर्स फ्रॉम क्लोरीन मॉलिक्यूल इन द फॉलोइंग एस्पेक्ट। H2 और Cl2 में क्या डिफरेंस है, यही पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर बट क्लोरीन इज पोलर। नहीं, यहाँ पर देखिए आपको लिखाया गया है कि बोथ क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल as they are bonded to the same element and have the same electronegative value। क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों ही नॉन पोलर है, इन दोनों में किसी के पास कोई पोल नहीं है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर बट क्लोरीन इज पोलर, नहीं, ये तो नहीं होगा, दोनों ही नॉन पोलर है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज पोलर व्हाइल क्लोरीन मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, नहीं, ये भी नहीं होगा। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैन फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बट क्लोरीन मॉलिक्यूल डज नॉट। देखिए इसका रीजन ऊपर में लिखा है, क्लोरीन हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एंड वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, दस दे कैन टेक पार्ट इन कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के पास कोई भी लोन पेयर नहीं होता है, सो इट विल नॉट टेक पार्ट इन द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो यही है डिफरेंस इन दोनों में कि क्लोरीन के पास क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में, लेकिन हाइड्रोजन नहीं करेगा। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैन नॉट पार्टिसिपेट इन कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, क्यों, क्योंकि उसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। Which one of the following given element shows maximum number of different oxidation state in its compound? तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर एम जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट्स दिखाता है। ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये अगर आपको याद है तो आप 5 सेकंड में ये क्वेश्चन को कर देंगे, और अगर नहीं याद है तो पूरे दिन में नहीं होगा, राइट। तो ये सब जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसका कहीं से भी एक लाइन उठाकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो एम जो है वो आपका डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, और वो कौन कौन सा है, +3 +4 +5 एंड +6, जबकि La Gd एंड Fm सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है जो कि क्या है +3। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, Which one of the following gases is least absorbed on charcoal? अब ये सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, एड्जॉर्प्शन, तो लीस्ट एड्जॉर्ब, तो हमें ये पता है लीस्ट एड्जॉर्ब। अब एड्जॉर्प्शन के लिए अगर हमें कोई गैस लेना है तो किस गैस का एड्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होगा, तो जो गैस इजीली लिक्विफाई हो जाए, ठीक है कि नहीं। इजीली लिक्विफाइबल गैस हमारे लिए क्या होता है, ज़्यादा अच्छा होता है फॉर एड्जॉर्प्शन। लिखा हुआ है आपको, the amount of gas absorbed by a solid, यहाँ पर adsorb होगा AD, adsorbed by a solid depends on the nature of the gas, क्या बोला, देखिए easily liquefiable gases are easily adsorbed। जो गैस जितना आसानी से लिक्विफाई हो जाए वो हमारे लिए क्या है, ज़्यादा अच्छा है फॉर एड्जॉर्प्शन। Here easily liquefiable means gases with higher critical temperature। critical temperature क्या होता है, तो वो मैक्सिमम टेम्परेचर जिसपे किसी भी गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। मैक्सिमम टेम्परेचर above which a gas cannot be liquefied is called critical temperature। तो बोल रहा है कि
इजिली मीन्स गैसेस विथ हायर क्रिटिकल, जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उस गैस को लिक्विफाई करना हमारे लिए क्या है, ज़्यादा आसान है। समझ में आ रही है बात? सिंपल एग्जांपल, अगर दो गैस है हमारे पास, एक गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर है 400 केल्विन, दूसरे का है 300 केल्विन, मतलब गैस 1 को आप कब तक लिक्विफाई कर सकते हैं, 400 केल्विन तक, और इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 300, तो गैस 2 को कब तक लिक्विफाई कर सकते हैं, ओनली 300 तक। तो कौन सा हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है फॉर लिक्विफिकेशन, तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, 400। तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है वो उतना अच्छा होता है फॉर लिक्विफिकेशन। तो वही बोला, here easily liquefiable means gases with higher critical temperature are readily absorbed as van der Waals forces are stronger। अब यहां पर है O2 has the least critical temperature, LEAST, यहां पर least, O2 का लीस्ट होता है क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ऑल द अवेलेबल ऑप्शन, जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो O2 क्या होगा, लीस्ट एब्जॉर्ब होगा। अगर पूछता कि सबसे अच्छा कौन है, क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, लीस्ट एब्जॉर्ब, सबसे कम एब्जॉर्ब कौन होगा, तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, सबसे कम, और सबसे कम क्रिटिकल टेम्परेचर किसका है, O2 का है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, यहाँ पर आपको एक रिएक्शन दे के रखा है, एक सेल का रिएक्शन है ये, और आपको कंसंट्रेशन दे दिया है आयन का, E0 का वैल्यू आपको दे दिया है, E0 का वैल्यू आपको दे दिया है, और आपको E का वैल्यू भी दे दिया है। आपसे पूछा है pH ऑफ द सॉल्यूशन, pH सॉल्यूशन का क्या होगा। तो आइए, तो सबसे पहले ये रिएक्शन आप जब देख रहे हैं तो आपको इस रिएक्शन के लिए ई सेल का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, और ई सेल का एक्सप्रेशन, ई सेल का फॉर्मूला क्या है, E0 सेल, जो कि ई सेल का वैल्यू दिया हुआ है, ये E0 सेल है, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई n प्लस लॉग, लॉग प्लस नहीं, 0.05 डिवाइड बाई n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हो गया ई सेल निकालने का, ई सेल का वैल्यू गिवन है, E0 सेल का भी वैल्यू गिवन है, माइनस को 0.059 को 0.06 ले लिया, और n का वैल्यू कितना है, n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट गेन और ट्रांसफर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है 6, तो n का वैल्यू 6 हो गया। अब इस रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट कौन है, रिएक्टेंट कौन है, तो ये है आपका प्रोडक्ट, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ Cr+3 का स्क्वायर होगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है Cr+3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई Cr2O7 - 2 और H प्लस का पावर कितना, 14, देखिए वही लिखा हुआ है। Cr+3 का कंसंट्रेशन आपको गिवन है क्वेश्चन में, Cr2O7 - 2 का भी गिवन है, आपसे pH पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, pH ऑफ द सॉल्यूशन। pH निकालने के लिए हमें पता है pH इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो pH निकालने के लिए आपको कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस चाहिए, तो यहाँ से इसको सॉल्व करके आप कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस जब निकालेंगे तो वह आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻², तो pH का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। What is concentration of H plus in mole per liter of a solution, that is 0.2 molar in CH3CONA and 0.1 molar in CH3COH KA दे दिया है। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस पूछा है, आपके पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में कौन कौन है, पहला सॉल्यूशन है 0.02 मोलर CH3COONA, ये आपका पहला सॉल्यूशन है, और दूसरा सॉल्यूशन है 0.1 मोलर CH3COOH, ये है आपका दूसरा सॉल्यूशन, राइट। अब बोला है कि CH3COOH क्योंकि आपका वीक एसिड है, तो उसका K आपके क्वेश्चन में गिवन है, बोल रहा है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बता दीजिए। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये हमारे सॉल्यूशन में एक ये है और ये दूसरा है, ये है वीक एसिड, ये है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ध्यान दीजिए, इसको जब आप पानी में डालेंगे तो इस तरीके से ये डिसोसिएट होगा, हमें अच्छे से पता है, और ये आपका वीक एसिड है तो साइन यहाँ पर क्या है, रिवर्सिबल वाला, और ये है आपका सॉल्ट जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर किया जाता है, तो यहाँ पर इरिवर्सिबल वाला साइन है, तो ये इस तरीके से डिसोसिएट होगा, ये दोनों डिसोसिएट हो गया। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये है भैया कॉमन आयन, है ना, ये कॉमन आयन आपको मिला, कॉमन आयन इफेक्ट आपने पढ़ा है, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से क्या होता है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो किधर चला जाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में,
मतलब यहां से जरा ध्यान दीजिए, यहां से CH3COOH से, क्योंकि ये वीक एसिड है, वीक एसिड का डिसोसिएशन क्या होता है, बहुत कम होता है, तो यहां से पहले ही CH3COO माइनस का कंसंट्रेशन क्या आ रहा था, बहुत ही कम आ रहा था। अब जैसे ही हमने उसमें ये मिलाया, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, तो अब ये वाला रिएक्शन किधर चला गया, बैकवर्ड में गया। बैकवर्ड में जाने की वजह से पहले ही यहाँ से CH3COH से CH3CO माइनस का कंसंट्रेशन क्या आ रहा था, बहुत कम आ रहा था। बैकवर्ड में जाने की वजह से इसका कंसंट्रेशन पहले से और ज्यादा क्या हो गया, कम हो गया। तो कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस जो हम लेंगे वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से लेंगे, सॉल्ट की वजह से लेंगे। क्यों, रीजन समझ में आया। पहले ही इसका कंसंट्रेशन CH3CO माइनस का कंसंट्रेशन वीक एसिड की वजह से बहुत कम था, बैकवर्ड में जाने की वजह से और ज्यादा कम हो गया, जबकि CH3CONA के वजह से ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% आयोनाइज हुआ है, तो इसकी वजह से इसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और इसकी वजह से बहुत ही कम है। तो जो भी कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस लेंगे, इसकी वजह से लेंगे, सॉल्ट की वजह से लेंगे। अच्छा, ये क्लियर हो गया बात हमारा। और H प्लस तो यहीं से लिया जाएगा, क्योंकि H प्लस और कहीं से आपको मिल नहीं रहा है। तो K का एक्सप्रेशन आप लिखिए, K किसके लिए डिफाइंड होता है, वीक एसिड के लिए। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस CH3CO माइनस डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखिए गलत हो गया है, यहाँ पर यहाँ पर आपका होगा CH3COOH, यहाँ पर हो जाएगा CH3COOH, क्योंकि वीक एसिड है, वीक एसिड किस तरीके से डिसोसिएटेड है, CH3CO माइनस प्लस H प्लस डिवाइड बाई CH3COH हो गया। K का वैल्यू आपके क्वेश्चन में गिवन है। CH3CO माइनस का कंसंट्रेशन हम कहाँ से लेंगे, तो सॉल्ट की वजह से लेंगे, और सॉल्ट की वजह से कितना है कंसंट्रेशन, 0.2, और आपका ये वीक एसिड का कंसंट्रेशन आपके क्वेश्चन में गिवन है, कितना है, 0.01 मोलर। तो सबका कंसंट्रेशन, आपको कंसंट्रेशन CH3COOH का 0.1 है, CH3COONA का कंसंट्रेशन 0.2 है। इस तरीके से सबका कंसंट्रेशन दिया हुआ है, तो सबका वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आप निकाल लीजिए। सॉरी, हम इस क्वेश्चन में इधर लिखना चाहिए था हमें, इधर नहीं होगा। यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ, आपके क्वेश्चन में कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH दिया हुआ है 0.1 मोलर, कंसंट्रेशन ऑफ CH3COONA ये दिया हुआ है 0.2 मोलर। तो सबका वैल्यू यहाँ पे पुट करिए। K का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, H प्लस का निकालना है, CH3CO माइनस कहाँ से आएगा, तो सॉल्ट की वजह से आएगा, और सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना है, 0.2, तो इसलिए 0.2 आया, और CH3COH का तो 0.1 है, तो वही रखें। H प्लस का कंसंट्रेशन यहाँ से निकाल लेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, द इनर्ट गैसेस एटम in which the total number of d electron is equal to the difference in number of total p and s, मतलब d में उतने इलेक्ट्रॉन, यहाँ बोल रहा है किसमें से, d में उतना इलेक्ट्रॉन है, d में जो इलेक्ट्रॉन है वो p और s में जो इलेक्ट्रॉन है उसके डिफरेंस है। मतलब p में अगर मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन है, s में मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 माइनस 5, 10 माइनस 5 कितना हो गया, 5। तो वो बोल रहा है इन कौन से ऑप्शन में टोटल नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वल टू है डिफरेंस इन टोटल p एंड s, p में जितना इलेक्ट्रॉन है वो, और s में जितना इलेक्ट्रॉन है वो, उसका डिफरेंस जो होगा वो इक्वल टू होगा d में जो इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो भैया सबसे पहली बात, हीलियम में तो कोई d इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, नियॉन में भी नहीं है, आर्गन में भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे वही बोला गया है, हीलियम, नियॉन, आर्गन डू नॉट हैव एनी डी इलेक्ट्रॉन व्हाइल द डिफरेंस ऑफ देयर s एंड p इलेक्ट्रॉन इज नॉट 0। अब क्रिप्टन का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, है ना। अब यहाँ पर आपको यही दिखाना है कि s और p में क्या बोला गया है क्वेश्चन में, d में जितना इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल टू है डिफरेंस इन s एंड p। तो चलिए, तो ये क्रिप्टन का कॉन्फ़िगरेशन लिखा, s में कितना इलेक्ट्रॉन है तो 2, ये s का है 2 + 2 4, 4 + 2 6,
6 + 2 कितना 8, S में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। P में कितना है, तो 6 12 और 6 18, ठीक है। और D में कितना इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है 10। बोला था कि S और P में जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो डिफरेंस होगा वो इक्वल टू होना चाहिए D में जो इलेक्ट्रॉन है। तो S और P में, S में कितना है 8, P में कितना है 18, तो डिफरेंस कितना हो गया, तो यहाँ लिखा हुआ है डिफरेंस इन P एंड S इलेक्ट्रॉन, P एंड S इलेक्ट्रॉन कितना 18 - 10 इज इक्वल टू कितना 10, और D में भी कितना इलेक्ट्रॉन है 10। यही पर आपसे पूछा गया था कि कौन से ऑप्शन में S और P में जितने इलेक्ट्रॉन है उसका डिफरेंस इज इक्वल टू D में जितने इलेक्ट्रॉन है। बस आपने देख लिया कि S में यहाँ पर 8 है, P में 18 है, डिफरेंस है 10, और वो इतना 10 मतलब D में भी कितना है 10, तो 10 और 10 इक्वल हो गया, तो आपका क्रिप्टन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। Which mass of what mass of calcium chloride in gram would be enough to produce 14.35 ग्राम of AgCl? तो यहाँ पर बोल रहा है कि कितना मास कैल्शियम का लें, कैल्शियम क्लोराइड का कितना मास लें जिससे हमें कितना प्रोड्यूस हो जाए 14.35 ग्राम ऑफ AgCl प्रोड्यूस हो जाए। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ये देखिए CaCl2 को Ag के साथ रिएक्ट करवाइए, आपको मिलेगा 2AgCl + 2Cl। अब हमें पता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCl2 इज इक्वल टू होगा, यहाँ पर कुछ गड़बड़ लिखा है, नंबर ऑफ ग्राम, देखिए हमें पता है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा है कि जो भी रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है और जो भी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है सबका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है सेम। तो यहाँ पर ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट, तो सबका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा सेम। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCl2 इज इक्वल टू होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCl2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ AgCl। ठीक है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, जो भी रिएक्टेंट रिएक्ट किया, जो भी प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, सबका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा सेम होगा। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCl2 इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ AgCl। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, तो W/E, CaCl2 का वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCl2, वेट ऑफ AgCl, E ऑफ AgCl, हमें वेट CaCl2 का निकालना है। अब इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है, E है इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। तो यहाँ पर वेट ऑफ CaCl2, अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCl2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर। मोलर मास इसका कितना होगा, देखिए यहाँ पर ये एक यहाँ पे इसका CaCl2 का मोलर मास कितना है 111, और इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 2, क्योंकि इसको आप डिसोसिएट करेंगे तो Ca+2 2Cl-, और किसी भी सॉल्ट का क्या होता है n फैक्टर चार्ज ऑन कैटायन और एनायन, तो कैटायन और एनायन पे 2 चार्ज है, तो यहाँ पर उसका n फैक्टर हो गया 2। वेट ऑफ AgCl 14.35 और AgCl का मोलर मास कितना हो जाएगा, तो 108 + 35, 108 + 35 43, यहाँ पर 143 होगा। देखिए यहाँ पे भी गड़बड़ यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर होगा 143 43, तो वेट ऑफ AgCl जो कि W मान लिया, इक्विवेलेंट वेट मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर, वेट ऑफ AgCl आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, वेट ऑफ AgCl कितना देके रखा है 14.35, और AgCl का इक्विवेलेंट वेट तो मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर, मोलर मास उसका 143.5 होता है, और n फैक्टर कितना होगा 1, तो इधर वो आप 1 भी लिख सकते हैं, यहाँ से वेट निकालिए तो 55.55 ग्राम विल बी योर करेक्ट आंसर। A solution that contains 10.2 ग्राम ग्लिसरीन, एक सॉल्यूशन है जिसमें 10.2 ग्राम ग्लिसरीन है, वो आइसोटोनिक है, किसके साथ 2% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब वैसा सॉल्यूशन जिसका मोलर
ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, सेम हो। तो मतलब इसका ये दोनों एक दूसरे, ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन एक दूसरे के साथ आइसोटोनिक है, मतलब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। देखिए फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन इन दोनों का हम लोगों ने ऑस्मोटिक प्रेशर सेम ले लिया है। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता है CRT, तो इसका कंसंट्रेशन C1 ले लिया RT, इसका कंसंट्रेशन C2 ले लिया RT से RT कैंसिल हो गया, बना C1 = C2। अब यहाँ पर इसका दिया है वेट और कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन आपका मोलरिटी है, और मोलरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में। तो यहाँ पर वेट है 10.2 है ना, तो नंबर ऑफ मोल को हमें नंबर ऑफ मोल चाहिए, यहाँ पर वेट है तो वेट डिवाइड बाय मोलर मास कर दिया, तो वेट डिवाइड बाय मोलर मास और आपका पर लीटर है, मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। तो C1 के जगह पर नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल नहीं था, मास था, तो मास डिवाइड बाय मोलर मास कर दिया, नंबर ऑफ मोल आ गया, इनटू कर दिया वॉल्यूम। और इधर आपको दे के रखा है 2%, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, मोलरिटी = परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा, 2% है वेट बाय वॉल्यूम इंटू 10, ग्लूकोज का मोलर मास 180, यहाँ से मोलर मास निकाल लीजिए 91.8। सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन। करेक्ट स्टेटमेंट, पीएच ऑफ वाटर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखिए यहाँ पर पीएच का बात हो रहा है, तो हमें पता है कि पीएच = क्या होता है, -log H+, राइट, और KW = क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंटू OH-। KW डिपेंड करता है आपका किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाइएगा KW का वैल्यू बढ़ता जाएगा, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस KW इंक्रीजेस। KW का वैल्यू बढ़ेगा मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H+ और OH- दोनों ही क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया KW का वैल्यू बढ़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ H+ भी आपका बढ़ेगा, और कंसंट्रेशन ऑफ H+ बढ़ा तो pH आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ H+ और pH एक दूसरे का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसे आप लिखते हैं ना, pH = -log H+, वही अगर इसको प्लस कर देंगे तो ये 1 डिवाइडेड हो जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, देखिए क्या बोल रहा है कि pH ऑफ वाटर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो pH आपका क्या होगा, डिक्रीज। सही है, ये ऑप्शन हमारा क्या है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। pH ऑफ वाटर रिमेन सेम विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, नहीं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे KW बढ़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ H+ बढ़ेगा, pH क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो ये नहीं होगा करेक्ट ऑप्शन। pH ऑफ वाटर डिक्रीजेज विथ एडिशन ऑफ एसिड। अब एडिशन ऑफ एसिड पे क्या होगा भैया, जब भी आप एसिड को ऐड करेंगे तो एसिड से आपको क्या मिलेगा, H+, है ना, तो H+ मिल रहा है, तो एडिशन ऑफ एसिड से कंसंट्रेशन ऑफ H+ क्या होता है, बढ़ता है, और जैसे ही कंसंट्रेशन ऑफ H+ बढ़ेगा तो pH क्या होगा, कम होगा। देखिए pH ऑफ वाटर डिक्रीजेज विद द एडिशन ऑफ एसिड, सही है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, नहीं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिखवाया गया था, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन कौन कौन सा सही, ये गलत हो गया, तो कौन कौन सा सही है, A और C, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। प्रेशर और वॉल्यूम का आपको दे के रखा है ग्राफ, बोला है कि कौन सा करेक्ट होगा। तो हमें पता है बॉयल्स लॉ में कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, V = क्या होता है, K। ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर सॉल्यूशन आपको करके दिखा रहे हैं। आपको अच्छे से पता है कि PV = क्या होता है, nRT, ये आपने पढ़ा है फॉर्मूला। तो PV = K यहाँ से आया, और यहाँ से PV = क्या आया, nRT, मतलब K = क्या हो गया, nRT। मतलब यहाँ पे जो K है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये K डिपेंड कर रहा है आपका टेम्परेचर के ऊपर। और कैसे,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? V। तो यहाँ पर से P इज इक्वल टू K इंटू 1/V लिखेंगे ना, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा तो कांस्टेंट आया K, तो PV इज इक्वल टू K हो गया। और हमें पता है PV इज इक्वल टू क्या होता है? nRT, मतलब K इज इक्वल टू क्या हो गया? nRT। तो बॉयल्स लॉ में जो ये कांस्टेंट K होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सबसे पहली बात, ये जो फॉर्मूला है P इज इक्वल टू K इंटू V, तो Y इज इक्वल टू m इंटू 1/x का जो ग्राफ होगा वो कभी स्ट्रेट लाइन या इस तरीके से कांस्टेंट नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये आपका फॉर्मूला है, वेयर K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ग्राफ बिटवीन P वर्सेस V should be rectangular hyperbola and product of PV increases with increase in temperature। देखिए ये ग्राफ हम आपको अच्छे से बना के दिखा देते हैं। 3 ग्राफ है हमारा ऐसा, ये है 600 केल्विन पे, ये है 400 केल्विन पे, ये है 200 केल्विन पे, राइट। हमें पता है PV इज इक्वल टू क्या होता है? K। अब ये है P और ये है V। अब P और V में से किसी एक को भी आप कांस्टेंट ले लीजिए, तो P को आप कांस्टेंट कर दीजिए, P को ये हमने कांस्टेंट कर दिया, तो P जब कांस्टेंट हो गया तो ये हो गया V, राइट। और हमें पता है कि PV इज इक्वल टू क्या होता है? K। कोई दिक्कत किसी को? अब P भैया कांस्टेंट हो गया, P कांस्टेंट हो गया, मतलब जिसका V ज्यादा होगा उसका K ज्यादा होगा, और जिसका K ज्यादा होगा उसका T ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि K और T एक दूसरे का क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कोई दिक्कत नहीं? P कांस्टेंट हो गया तो जिसका V ज्यादा उसका K ज्यादा दिख रहा है, और जिसका K ज्यादा उसका T ज्यादा। तो V सबसे ज्यादा किसका है? V सबसे ज्यादा इसका है, ये इसका सबसे ज्यादा V है, तो इसका टेम्परेचर भी क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ग्राफ। जिसका V ज्यादा उसका T ज्यादा। नेक्स्ट बोल रहा है कि KLMN द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन L इज इक्वल टू 2, मतलब K मतलब आपको पता ही है N ऑर्बिट नंबर 1 होता है तो ऑर्बिट का नाम K, ऑर्बिट नंबर 2 होता है तो L, ऑर्बिट नंबर 3 होता है तो M, ऑर्बिट नंबर 4 होता है तो N। इस तरीके से हम लोग ऑर्बिट का नाम रखते हैं। तो बोल रहा है कि K में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। L में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। M में आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, और 4th में ऑर्बिट में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस बेसिस पर आपको कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले लिखना है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख लिया। पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 1, तीसरे ऑर्बिट में 6 + 2 + 3 11, और 4th ऑर्बिट में 2, राइट। अब बोल रहा है आपको कि आप वैसा कोई बताइए, क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन L इज इक्वल टू 2। अब L इज इक्वल टू 2, ये L इज इक्वल टू 2 का क्या मतलब है कि S के लिए L का वैल्यू 0 होता है, P के लिए L का वैल्यू 1 होता है, D के लिए L का वैल्यू कितना होता है? 2 होता है। मतलब D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो पूछ रहा है। L इज इक्वल टू 2 मतलब D में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो D में कितना इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है? 3D3 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, तो कंटेन्स 3 इलेक्ट्रॉन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन 1। इन विच केसेस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम, कहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा है वो आपको पता लगाना है। ऑप्शन दिया हुआ है सब, देखिए। तो पहले ऑप्शन में है आपका मोल, नंबर ऑफ मोल है 10⁻³ तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? तो हमें पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल इनटू Na। हमें पता है, तो सब में नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल ऑलरेडी पहले वाले ऑप्शन में 10⁻³ है तो Na से मल्टीप्लाई कर दिए। दूसरे वाले ऑप्शन में आपको क्या दे के रखा है? वॉल्यूम दे के रखा है एट 1 atm एंड 273। 1 atm एंड 273 मतलब ये किसके ऊपर बात कर रहा है? ये एनटीपी के बारे में बात कर रहा है, राइट। 1 atm एंड 273 केल्विन। तो इस पर वॉल्यूम इस पर नंबर ऑफ मोल निकालने का क्या फॉर्मूला है? जो वॉल्यूम दिया हुआ है इसको 22.4 से डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ मोल निकल गया, Na से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तीसरे में आपको मास दे के रखा है, मास को पहले मोल में कन्वर्ट कर लिए, उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। फोर्थ ऑप्शन में आपको 18 ml वाटर दिया हुआ है। डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1 ग्राम पर ml।
तो वेट कितना हो गया वाटर का, वेट हो गया वाटर का 18 ग्राम, नंबर ऑफ मोल 1, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 इंटू Na मतलब Na। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल था आपका कितना 10 टू द पावर -4 Na, यहाँ पर 10 टू द -3 Na यहाँ है आपका 10 टू द पावर -2 Na और यहाँ पर है Na। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा किसमें है, 4th ऑप्शन में। 75% of first reaction is completed in 30 minutes. What is the time required for 93.75% of the reaction? बोल रहा है 75% खत्म होने में 30 मिनट्स लग रहा है, तो 93.75% खत्म होने में कितना टाइम लगेगा। ये पूरा एक टेबल के फॉर्म में हम आपको सब कुछ लिखवा दिए थे कि 75% खत्म होने में जो टाइम लगता है दैट इज 2 इंटू टी हाफ, राइट। और 75% में खत्म होने में कितना टाइम लग रहा है, 30 मिनट्स क्वेश्चन में बोल दिया है, जो कि क्या है 2 इंटू टी हाफ। तो यहाँ पर फिर से गलत टाइपिंग है, यहाँ पर आपका हो जाएगा टी हाफ। तो टी हाफ का वैल्यू कितना हो गया, तो 30 डिवाइडेड बाई 2 कितना 15 मिनट, राइट। अब आपके क्वेश्चन में बोल रहा है कि 93.75% खत्म होने में कितना टाइम लगेगा। तो T 93.75% खत्म होने में जो टाइम लगता है वो होता है 4 इंटू टी हाफ। यहाँ से टी हाफ का वैल्यू 15 आ गया, तो 4 इंटू 15 इज इक्वल टू कितना 16 मिनट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, कैलामाइन इज एन ओर ऑफ। आपको बोल रहा है कैलामाइन किसका ओर है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और जिंक। तो कैलामाइन इज एन ओर ऑफ जिंक, ये है आप कैलामाइन का फॉर्मूला। तो कैलामाइन मतलब ZnCO3, तो ये किसका ओर हो जाएगा, जिंक का ओर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर टिक मारा दीजिएगा ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 80 तक सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन आसान था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, अच्छे से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।